हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद क्या एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो हम लोग इंडियन जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख झीलों का अध्ययन किया। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं भारत की जलवायु, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। आज उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग किस बेस से पढ़ रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। भारत की जलवायु पढ़ने की का स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। भारत की जलवायु अगर अच्छे से पढ़ें तो कम से कम 5 से 6 पार्ट का वीडियो बनेगा। बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन अगर हम लोग उसे पकड़ पाए तो ठीक है। इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है और एक एक वीडियो के पार्ट्स को बहुत अच्छे से देखना है और एनालिसिस करना है, ठीक है ना। और मैं मैप के साथ ऑलरेडी एनालिसिस कर करके आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो मैप के साथ ही पढ़िएगा, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस मैप से रूबरू करवाना चाहूँगा आपको, है ना। ये इंडिया का मैप है। रेड कलर की जो लाइन्स दिख रही हैं ये हिमालय पर्वत है ना, और ये जो ब्लू कलर्स की 2 धाराएं दिख रही हैं ये एक वायु की धारा है जो कि हिमालय की वजह से एक हिमालय के उत्तर में चली गई है और एक हिमालय के दक्षिण में बट गई है। और ये जो ब्लू कलर की डॉटेड लाइन एरो इधर दिख रहा है उत्तर पूर्वी मानसून है, और ये जो एरो दिख रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून को शो कर रहा है। चलिए तो हम आपको सबसे पहले बताता हूं कि जलवायु या क्लाइमेट्स होता क्या है। जलवायु क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जलवायु क्या होता है, जलवायु क्या होता है। आप हेडिंग डालेंगे जलवायु और जलवायु में लिखेंगे जल अधिग्रहण वायु। जल अधिग्रहण वायु ही जलवायु कहलाता है। मतलब ऐसी वायु, ऐसी हवा जो जल को अधिग्रहित मतलब करने की क्षमता रखती हो, है ना, ऐसी वायु को हम जल वायु कहते हैं, ठीक है। जलवायु क्लियर हो गया होगा। चलिए जलवायु क्लियर हो गया। अब बात करते हैं भारत की। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक लाइन लिखेंगे सेकेंड लाइन में, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है ना। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ये कैसे है हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु कहाँ की है, भारत की है, ठीक है ना। अब ये कैसी है इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये है अपना ग्लोब, ये है ग्लोब, और ग्लोब की सेंटर की जो लाइन है इक्वेटर, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, और एक विषुवत रेखा के उत्तर में है और एक विषुवत रेखा के दक्षिण में है। ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। ये है ग्लोब। ग्लोब के माध्यम से आप समझेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसको बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। दिस इज नोन एज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है या टॉर्रिड जोन क्या होता है ना। टॉर्रिड जोन क्या होता है, तो
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र होता है, यही होता है क्या, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या टॉरिड जोन। इसी को बोलते हैं टॉरिड जोन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो एरिया होती है उसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं भारत की चर्चा कर रहे हैं तो भारत के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारत कर्क रेखा के बीच में, कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। मतलब भारत यहाँ पे है, यहाँ पे है भारत, अच्छे से बन नहीं रहा है, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे है भारत अपना। भारत को कर्क रेखा दो भागों में विभाजित कर रही है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा की। अगर हम बात करें, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा इक्वेटर के पास में, मतलब भारत का आधा भाग जो है, भारत का ये दक्षिणी भाग जो है वो इक्वेटर के पास में है। इक्वेटर के पास में है मतलब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। मतलब भारत का दक्षिणी भाग जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं भारत के कर्क रेखा के उत्तर के भाग की, है ना, तो उत्तर का जो भाग है वो वास्तव में शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। अब बात करेंगे कि भारत का आधा क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध है और आधा क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। फिर भी भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश कैसे है ना, ये क्वेश्चन आता है। इसका हम लोग बहुत अच्छे से विवेचना करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। बस आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, आपको एक एक चीज समझ में आने वाला। ठीक है, तो भारत का दक्षिणी भाग क्या हुआ है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, और भारत का जो उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण जलवायु वाला भाग है। अब हम बात करेंगे भारत के उष्णकटिबंधीय होने के कारण क्या है। भारत का जो मानसून है उष्णकटिबंधीय मानसून है, उसका कारण क्या है। चलिए, तो कारण नंबर फर्स्ट, हेडिंग पहले डालेंगे कि भारत का उष्णकटिबंधीय मानसून होने के प्रमुख दो कारण हैं। कारण नंबर फर्स्ट, पहला कारण क्या है उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। पहला कारण क्या है, देखिए, भारत के पूर्व में, भारत के उत्तर में, उत्तर साइड में, मतलब ये उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है और हिमालय के उत्तर में चीन है और चीन के उत्तर में पूर्वी रूस है, साइबेरिया रूस है। तो साइबेरिया और रूस से, साइबेरिया शीत ऋतु की बात अगर हम करें तो शीत ऋतु में साइबेरिया और रूस साइड में जो ठंडी शीतल हवाएं चलती हैं, ध्रुवीय हवाएं चलती हैं, तो वो हिमालय के कारण, क्योंकि बीच में हिमालय खड़ा है और हिमालय के उत्तर में चीन के उत्तर में साइबेरिया रूस, उधर साइड से जो शीतल ठंडी ध्रुवीय हवाएं आती हैं, तो हिमालय के कारण भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। यही कारण है कि भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। अगर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें तो अगर ठंडी के मौसम में अगर कोई पूरे रूस साइड का कोई बंदा अगर अपने इंडिया में आता है तो आप देखेंगे वो ठंडी में भी मतलब कपड़ा कम ही पहन के, टी शर्ट पहन के भी घूमता है, जहाँ पर हम लोग बिल्कुल कोट पैंट सब कुछ पहन के रखते हैं और वो बंदा वहाँ पे टी शर्ट में घूम रहा है। उसका रीजन ये है कि जो हिमालय के पूर्वी एरिया, उत्तरी एरिया है, वो हमारे भारत के कंपेयर में ज़्यादा ठंडी है ना, ठंडी है। और यही कारण है कि वहाँ के जो लोग हैं
वो उस ठंडी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं और उनके लिए भारत में एक गर्मी का मौसम होता है, नॉर्मल मौसम होता है, शीत ऋतु की बात कर रहे हैं, है ना। तो यही रीजन है कि भारत में वास्तविक शीत ऋतु नहीं पाई जाती है ना। चलिए अब हम बात करेंगे, तो अगर यहाँ पे शीत ऋतु से शीतोष्ण हवाएं जो हैं, शीतोष्ण जलवायु जो हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, और न कर पाने के कारण यहाँ पर जो ये जो क्षेत्र होता है पूर्वी हिमालय के दक्षिण का जो क्षेत्र है, ये उत्तरी मैदान वाला, ये क्या होता है, उष्णकटिबंध के क्षेत्र में जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि यहाँ तक तो उष्णकटिबंधीय ऑलरेडी है और ये यहाँ तक अपना प्रभाव दिखा देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाला देश व प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगर दूसरी भाषा में अगर हम एक और बात लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय जो पर्वत है वो जलवायु के बांटने की भूमिका निभाता है, जलवायु विभाजक है ना, क्योंकि जलवायु यहाँ शीतोष्ण कटिबंध जलवायु आ रही है, ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है, दोनों को बीच से ये बांट रहा है, मतलब न तो इसको इधर आने दे रहा है और न इसको उधर जाने दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हिमालय एक जलवायु विभाजक की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, और अगर आगे की बात करें तो कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के दक्षिण के जो भाग है ये ऑलरेडी क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, और इसके जो उत्तर का भाग है वो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि कर्क रेखा जो है वो मौसम विभाजक का या जलवायु विभाजक का की भूमिका बिल्कुल नहीं निभा पाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं। कारण नंबर 2, ये फर्स्ट कारण था, कारण नंबर 2 लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड कारण नंबर सेकंड कारण क्या है, अब हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो भाग है वो अत्यंत गर्म होता है। क्यों होता है, क्योंकि इक्वेटर पर 12 महीने जो है सूर्य की किरण इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा पर पड़ती है। विषुवत रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही 12 महीने सूर्य का किरण पड़ती है, जिससे वो आसपास का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो अत्यधिक गर्म हो जाता है, और अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत सागर या समुद्र आते हैं वो अत्यंत गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के कारण जो उनसे निकलने वाली हवाएं हैं वो हवाएं अत्यंत मात्रा में आर्द्रता लेके ऊपर जाती हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में छोड़ देती हैं, मतलब वर्षा करा देती हैं। यही रीजन है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूरा दक्षिण पश्चिमी मानसून भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में संपूर्ण रूप से वर्षा करता है, मतलब भारत में संपूर्ण रूप से वर्षा करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे भारत के मानसून की बात। मानसून अभी तो हमने आपको बस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा बहुत बताया, अब हम लोग बात करेंगे कि मानसून क्या होता है और भारत में मानसून कितने प्रकार के होते हैं और उनका विवरण क्या होता है, उनकी क्रिया विधि क्या होती है, हर एक बात हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट बाय पार्ट। चलिए तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि भारत में मानसून कौन कौन सा होता है और मानसून एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, चलिए तो हेडिंग डाल लेंगे आप मानसून। हेडिंग डालेंगे मानसून क्या होता है। मानसून एक ग्रीक वर्ड है, मानसून लिखेंगे, मानसून एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। ठीक है, अब मौसम क्या होता है उसमें लिखेंगे हवा का वह तंत्र, वायु का या हवा का वह तंत्र जो प्रत्येक 6 माह में अपनी दिशा और दशा दोनों बदलता है, उसको हम बोलते हैं मानसून। ठीक है, हवा का वह तंत्र जो प्रत्येक 6 माह में अपना दिशा और दशा दोनों बदलता है, उसको हम बोलते हैं मानसून।
ठीक है। मानसून भारत में प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो ग्रीष्म ऋतु में आता है और उत्तर पूर्वी मानसून जो शीत ऋतु में आता है। ठीक है, दो प्रकार के मानसून होते हैं। ये हो गया मानसून। मानसून के टाइप्स में अगर बात करें तो पहला है दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, और दूसरा है उत्तर पूर्व मानसून। ये दो प्रकार की मानसून पाए जाते हैं अपने भारत में। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में क्या प्रभाव दिखाता है और उत्तर पश्चिमी मानसून भारत में क्या प्रभाव दिखाता है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका विवरण बता रहा हूँ। अभी इनकी क्रिया विधि जब पढ़ाऊंगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है ना, बस आपको अभी विवरण बता रहा हूँ कि ये क्या क्या होता है और कैसे रिएक्ट करता है अपने भारत पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून की। मानसून के दोनों टाइप्स लिख लिए। अब हेडिंग डालेंगे आप उत्तर पूर्वी मानसून, हेडिंग डालेंगे उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। चलिए अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी की। अगर बात करें तो ये वाला एरिया, ये हो गया अपना पूर्व, ये हो गया उत्तर। पूर्व, उत्तर और पूर्व के मध्य का जो भाग है उत्तर पूर्वी कहलाता है। उत्तर पूर्वी से आने वाली जो हवाएं हैं कौन सी ऋतु में? शीत ऋतु में। ये शीत ऋतु में आती है। शीत ऋतु में उत्तर से, उत्तर पूर्व से बहकर भारत में प्रवेश करने वाली हवाएं उत्तर पूर्वी मानसून कहलाती हैं या उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है, जो कि हमेशा शीत ऋतु में होता है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून का अपने भारत में क्या रिएक्शन कर होता है वो थोड़ी सी हम बात करते हैं, है ना। उत्तर पूर्वी मानसून जब भारत में प्रवेश करता है तो उत्तर पूर्वी मानसून का ज़्यादातर भाग स्थल खंड के ऊपर से प्रवाहित होता है। स्थल खंड मतलब नीचे समुद्र नहीं है, नीचे जमीन है, लैंड है, उसके ऊपर से प्रवाहित होकर भारत में प्रवेश कर जाता है। अतः भारत में प्रवेश करने के बाद, क्योंकि स्थल खंड के ऊपर से प्रवाहित होता है, तो इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल न के बराबर होती है, नहीं भी होती है, जिसके कारण उत्तर पूर्वी मानसून भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं हो पाता है, सक्षम नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं होती हैं वो स्थल खंडों से के ऊपर से प्रवाहित होकर आती हैं। स्थल खंडों के ऊपर से प्रवाहित होकर आती है मतलब कि नीचे जो है वो समुद्री एरिया नहीं रहता है, वो स्थल खंड रहता है, जमीन रहता है। तो जमीन में पानी नहीं है तो वो नमी नहीं बना पाएगा, तो वायु को नमी नहीं मिलेगी, है ना। यही रीज़न है कि उत्तर पूर्वी जो मानसून है भारत में वर्षा करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य के ऊपर से हवाएं आती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं पूर्वोत्तर राज्यों के, ये एरो दिख रहा होगा आपको बड़ा वाला, है ना, ये उत्तर पूर्वी राज्यों के ऊपर से आती हैं और बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवेश करती हैं। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ना। तो उत्तर पूर्वी मानसून की जो हवाएं पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होते हुए आकर तमिलनाडु के पूर्वी घाट तमिलनाडु में आकर टकराती हैं और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर यहाँ पर बहुतायत में मतलब बरसात होती है ना। बोल सकते हैं कि शीत ऋतु में भारत में बरसात सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो वो यहीं पे होती है। कहाँ? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि भारत में वर्षा कराने, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो बिल्कुल कहाँ पे होगी? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होगी, है ना।
क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून की। हेडिंग डालेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून। बस आप थोड़ा सा विवरण अभी देखिए, विवरण सुनिए थोड़ा सा, इसके बाद डिस्कशन हम लोग बृहद रूप से इस क्रियाविधि में करेंगे। जब क्रियाविधि पढ़ाएंगे ना इसकी, तो बहुत अच्छे से एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप बिल्कुल लिखते रहिए और समझते रहिए। अब हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून। हेडिंग डालेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता क्या है, सबसे पहले उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, जो हवाएं लिखेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून में, लिखेंगे जो हवाएं ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं, है ना, ऐसी हवाओं को हम क्या कह सकते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कह सकते हैं। और यह हमेशा ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है, ग्रीष्म ऋतु में प्रवाहित होती है। ठीक है, और भारत में 90% भाग में 90% बरसात जो होती है वो किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि भारत में ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ऋतु परिवर्तन जैसे होगा, हवाओं में विपरीत परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो हम थोड़ा सा आपको बताया हूँ कि दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है और कब इसका प्रवाहवान होता है भारत में, और उत्तर पूर्वी मानसून के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस किया हूँ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं भारत में वर्षा। भारत में वर्षा कौन कौन से ऋतु में होती है ना, और कैसे होती है, ये थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। फिर इसके बाद जब हम लोग आएंगे क्रियाविधि पर, तो एक एक करके फिर से हम आपको डिस्कस करेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से की क्रियाविधि क्या होती है, वर्षा होती है तो, और कैसे होती है, स्रोत कौन कौन से, सब कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं। बस बने रहिए मेरे साथ। बस आज का वीडियो केवल आपको इंट्रो दे रहा है एक टाइप से कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं जलवायु में। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में वर्षा। अगर हम भारत में वर्षा की बात करें तो भारत में प्रमुख रूप से 2 ऋतुओं में वर्षा होती है, एक शीत ऋतु और एक ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, किस किस ऋतु में होती है, पहला होती है शीत ऋतु और दूसरा होता है ग्रीष्म ऋतु। 2 ऋतुओं में वर्षा भारत में होती है, दोनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में, भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ऐसे लिखेंगे, है ना। फिर उसके हम लोग उसका डिस्कशन अच्छे से करते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। चल, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो वर्षा है वो सबसे पहले, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा पहले ही बता चुका हूं कि ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। ठीक है, तो हिंद महासागर इधर है और इधर अरेबियन सी है, अरब सागर है। हिंद महासागर और अरब सागर से आने वाली आर्द्रता युक्त जो हवाएं हैं, शीतल आर्द्रता युक्त हवाएं हैं, वो सबसे पहले भारत में प्रवेश करने से पहले यहाँ केरल है, केरल के मालाबार तट, केरल के मालाबार तट से टकराकर सबसे पहले वहाँ पे ही बरसात होती है। तो वो कब होती है, 1 जून को, 1 जून को दक्षिण पश्चिमी मानसून मालाबार तट पर टकरा के यहाँ पर खूब वर्षा करता है, और लगभग 20 से 22 जुलाई तक संपूर्ण भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रकोप हो जाता है। और वहाँ पर यहाँ तक कि दिल्ली तक की, अगर उत्तरी मैदान में जो बसे हुए शहर हैं वहाँ की बात करें तो वहाँ तक भी इसका प्रकोप पहुँच जाता है। जैसे दिल्ली हो गया,
इधर उत्तराखंड हो गया, इधर उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब राज्यों में भी बरसात 22 जुलाई तक पहुंच जाती है। किसके थ्रू? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के थ्रू, ठीक है ना। 20 से 22 जुलाई तक समथिंग मान लीजिए। और अगर यहाँ एक चीज और लिखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा भारत के 3 जगह पर वर्षा नहीं होती है। कहाँ कहाँ? एक उड़ीसा तट पे नहीं होती है, एक कोरोमंडल तट पे नहीं होती है, और एक आंध्र प्रदेश के तट पर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इसका डिस्कशन हम लोग क्रिया विधि में बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। बस इतना आप लोग यहाँ पर जान लीजिए कि नहीं होती है। अब हम लोग बात करेंगे शीत ऋतु में वर्षा। भारत में शीत ऋतु में वर्षा, हेडिंग डालेंगे। अभी ग्रीष्म ऋतु पढ़े, अब शीत ऋतु पढ़िए। भारत में लिखिए, भारत में शीत ऋतु में वर्षा। ठीक है, ये हेडिंग रहेगी आपकी, है ना। भारत में शीत ऋतु में वर्षा। अगर हम बात करें तो भारत में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, वर्षा का स्रोत है वो प्रमुख रूप से 2 है। एक है उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा भारत के शीत ऋतु में वर्षा होती है। और दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। अब पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, सबसे पहले ये बात आप लोग जान लो। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक, ध्यान से देखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? भारत के पश्चिम साइड में, भारत के पश्चिम साइड में क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, भारत के पश्चिम में स्थित भूमध्य सागर से उफरने वाली हवाएं, निकलने वाली जो हवाएं हैं वो अत्यधिक आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं, और वो पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए भारत की ओर आती हैं, है ना, भारत की ओर आती हैं। और जैसे ही भारत के उत्तरी भाग से टकराती हैं तो हिमालय बीच में आ जाता है ना। तो ये हवाएं भी 2 भाग में विभाजित हो जाती हैं, एक उत्तरी विक्षोभ और एक दक्षिणी विक्षोभ, 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। तो जो उत्तरी विक्षोभ है वो हिमालय को ऊपर से होते हुए गुजर जाता है ना, चाइना साइड चला जाता है। लेकिन अगर दक्षिणी विक्षोभ की बात करें तो वो क्या करता है? भारत के हिमालय के से लगे हुए जो नीचे के जो उत्तरी एरिया, उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर ये बरसात करता है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में यह हिमपात के रूप में होता है, और पंजाब, हरियाणा जैसे दिल्ली में वो वर्षा जल के रूप में, बूंदों के रूप में बरसात करता है। ठीक है, कौन? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। इस तरह से पश्चिमी विक्षोभ द्वारा शीत ऋतु में वर्षा इन जगहों पर ऐसे होती है। और दूसरी बात है, उत्तर पूर्व से बहकर भारत में जब प्रवेश करती हैं तो इनका जो हवाओं का प्रवाहन है वो स्थल खंड के ऊपर से होता है, जिसमें इसमें नमी की मात्रा नहीं रहती है, तो ये भारत में ज़्यादा जगह पे वर्षा करने में सक्षम नहीं होता है। लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं की कुछ भाग जो पूर्वोत्तर भारत के ऊपर से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होता है, तो बंगाल की खाड़ी से उनको प्रचुर मात्रा में नमी मिल जाती है और वो ग्रहण कर लेती हैं हवाएं, और वो तमिलनाडु के पूर्वी घाट के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर टकराती हैं और वहाँ पर भारी वर्षा करती हैं। ठीक है, शीत ऋतु में, है ना, शीत ऋतु की बात चल रही है ना, शीत ऋतु में। ठीक है, तो इस तरह से भारत में शीत ऋतु में बरसात करने के 2 स्रोत हैं, एक पश्चिमी विक्षोभ है और एक है उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, तो इस तरह से हम कह भी सकते हैं कि शीत ऋतु में वर्षा के प्रमुख क्षेत्र 2 हैं। कौन कौन से? एक पश्चिमोत्तर का मैदान, पश्चिमोत्तर मतलब
ये वाला एरिया, ये वाला, ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये वाली जगह, इसके बीच की जगह जो है पश्चिमोत्तर एरिया, जहाँ पे अपना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब एरिया आती, उत्तर प्रदेश, ये यहाँ तक की एरिया जो आती है ये अपना क्या होगा, है ना, पश्चिमोत्तर। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर भाग, है ना, एक एरिया ये हो गया। और दूसरा है कौन सा, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ओके, तो चलिए, तो हम लोगों ने आज बस विवरण देखा, है ना, कि थोड़ा सा आपको इंट्रो दिया हूँ, विवरण दिया हूँ कि किस तरह से भारत की जलवायु भारत में प्रवेश करती है और भारत में क्या क्रियाविधि करती है, क्या रिएक्शन करती है, वो थोड़ी छोटी बातें हमने आज देखा। आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं इन मौसम का क्रियाविधि बताऊंगा। क्रियाविधि के बारे में बहुत विस्तृत रूप से आप चर्चा करेंगे, मतलब कुछ छोड़ेंगे नहीं, हर एक चीज़ को फिर से और उनको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका रिएक्शन कैसे होता है और कैसे बनता है ना, कुछ भी छूटेगा नहीं, बस आप लोग बने रहिएगा, है ना। जय हिंद।